टाइम मिल जाएगा, पहले नहीं था टाइम। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और जोहार। साथ में मैं मोहनलाल सुपाड़िया विश्वविद्यालय की पूरी टीम को और प्रोफेसर सुधा मैडम को हृदय से बहुत आभार और अभिनंदन प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने वो साहस दिखाया जो केंद्र सरकार या भारत सरकार ने दिखा पाई। वो हमें जनजाति के रूप में बोलती है, वनवासी के रूप में बोलती है, लेकिन आदिवासी के रूप में स्वीकार नहीं करती। ये हमारी मूल पहचान। और आदिवासी होने का मतलब हम सिर्फ भारत में ही नहीं है, हम पूरे विश्व में है, संसार के कई देशों में, और लगभग 90 देशों में हमारी कुल आबादी 50 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। पता है हम लोगों को? हम आदिवासियों के 12 भाषा परिवार है, पता है आप लोगों को? उसमें हमारी मातृभाषाएं और बोलियां, उसी में हमारा मूल ज्ञान है। मैडम ने जो विषय दिया है, आदिवासी देश ज्ञान, कौशल परंपरा के आयाम से पुनर्विचार, दर्शन, साहित्य, कला के विषय आलोक में। तो अगर आपको विशेष आलोक में जाना है, दर्शन में जाना है, तो आपको आदिवासियों की भाषाएं सीखनी होगी, आदिवासियों का जीवन दर्शन अपनाना होगा। ये क्यों इस साल भर में इतने सारे सेमिनार आदिवासी विषय को लेकर क्यों किए गए? और यूएन ने कोरोना आने के बाद आपको आदिवासियों की जीवन शैली और जीवन दर्शन अपनाने के लिए क्यों प्रेरित किया है? सोचिए थोड़ा। जो व्यवस्थाएं, जो शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय आपको सभ्यता और संस्कारों के और बहुत बेहद बहुमूल्य गुणों के जो ज्ञान के भंडार बताते थे, बहुत सारे ज्ञान दिया भी है आप लोगों ने, लेकिन वही व्यवस्थाएं कोरोना में आपके साथ कहाँ चली गई? कहाँ कैद हो गए थे आप? आपका खुद का परिवार आपको दुश्मन लगता था जब वो बाहर से जाके आता था। वो संक्रमण कहाँ से आया? कहाँ से आई वो सोच? क्योंकि आपके दिमाग में डाला गया ऐसा। तो सोचिए किससे बचेंगे आप? इसीलिए युवाओं ने कहा आदिवासी जीवन शैली और जीवन दर्शन आपको अपनाना होगा अगर अपने आप को और आने वाली पीढ़ियों को बचाना होगा। इसीलिए संसार के 90 देशों में रहने वाली लगभग 50 करोड़ की आबादी को यूएन ने कहा कि पूरे संसार को जिंदा रखना है, हर कौम को, हर धर्म को और संप्रदाय को जिंदा रखना है, तो आदिवासी कौम को जिंदा रखना होगा। क्योंकि आदिवासी वहाँ है जहाँ प्रकृति है, और जहाँ प्रकृति बची है वो आदिवासी है। बाकी महानगरों में रहने वाले तो कचरे के ढेर पे रहते हैं। दिल्ली में बहुत बड़े बड़े पहाड़ है कचरे के, ढेर नहीं पहाड़ है, और उन पहाड़ों पे आए दिन विस्फोट होते रहते हैं बड़े भयानक वाले, और कई आपदाएं, कई त्रासदियां झेल रहे हैं। गंगा यमुना वहां बहती है, लेकिन यमुना का नाम निशान नहीं है, नाले हैं वहां गंदे, सीवरेज के नाले। तो हम कौन सी सभ्यता में जी रहे हैं? कौन से विकास में जी रहे हैं? कौन सी शिक्षा ग्रहण करके हम कौन सा विकास पा रहे हैं? आदिवासी जीवन शैली से हमने कोरोना से बचाव किया, चाहे हम आदिवासी क्षेत्रों में रहे, चाहे महानगरों में या विदेशों में। कोरोना का संक्रमण हम विदेशों में देश में लाए, देश से राजधानियों में लाए, राजधानियों से फिर गांव शहर में पहुंचे, लेकिन शहर में गांव में जाकर वो अपने आप स्वतः ही कुछ लोगों को मतलब हानि पहुंचाकर खत्म हो गया। लेकिन ये एक पहली चुनौती है प्रकृति की, पूरी मानव जाति को बचाने के लिए। आप जो धर्म और संस्कारों की बात करते हैं, आप जो अध्यात्म की बात करते हैं, आप जो ज्ञान दे रहे हैं, उसकी कितनी सच्चाई है? और जिन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, जो प्रकृति के साथ है, जो जीवों और जीवनों की प्रेरणा दे रहे हैं, जो बचाव का जीवन बचाए हुए हैं, जिनकी अपनी मातृभाषाएं, बोलियां हैं, सभ्यता है, संस्कार है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, लोकगीत है, मुहावरे हैं, पहेलियां हैं, अनगिनत, मतलब क्या क्या कहूँ, जानवरों का ज्ञान है, पक्षियों का ज्ञान है, खेती बाड़ी का ज्ञान है, नक्षत्रों का ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है। इसीलिए कहते हैं कि आदिवासी इस संसार का पहला अध्यापक या पहला शिक्षक या पहला विद्यार्थी है, क्योंकि वो ज्ञान आज भी उनके पुरखों के पास है, और वो मौखिक रूप में ज्यादा है, लिखित रूप में कम है। लिखित रूप में इसलिए कम है क्योंकि मातृभाषाओं से उसको बेदखल किया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों की या आदिवासियों की जो मूल पहचान है वो उनकी मातृभाषाओं से जुड़ी हुई है। जैसे भारत में लगभग 1045 आदिवासी समाज, समुदाय और कबीले हैं। पता है आप लोगों को? 1045। लेकिन संविधान में अनुसूचित जनजाति के रूप में हमें
संविधान लागू हुआ था तो 543 के आसपास जोड़ा गया था। अब लगभग 750 के आसपास अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज किया गया है। इसीलिए मेरी बहन भगवती गिल ने कहा कि जनजाति होना आदिवासी नहीं है, क्योंकि सरकार वोट बैंक कमाने के लिए कई अन्य लोगों को भी जनजाति या एसटी का सर्टिफिकेट दे रही है, जो वर्तमान समय में हो रहा है। इन चीजों को गंभीरता से समझना होगा, क्योंकि आदिवासी वो है जिनकी अपनी अलग पहचान है, जो प्रकृति के साथ रहते हैं, जो जीव और जीवजंतु के साथ रचा और बचाव का संसार बनाए हुए हैं। आदिवासियों में कभी आपने सांप्रदायिक झगड़े नहीं देखे होंगे, कभी ऐसे मारपीट नहीं देखी होगी। मेरे भाई ने एक सवाल किया था कबीलाई का, मैं सलाम करती हूँ कि उस कबीलाई समुदाय के हम भी है, वो भाई है, मैं मातृशक्ति हूँ, क्योंकि हमारे पुरखों ने संसार की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के जनक माने जाते हैं और भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और इस लोकतंत्र बनाने में हम आदिवासियों के पुरखों का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग सोचते हैं कि हमें आरक्षण मिल गया इसलिए हम नहीं, सोचिए उसकी वजह क्या है, आरक्षण हमें क्यों मिला। भारत को बनाने में 564 के आसपास रियासतों को शामिल किया गया था। उनमें से 258 आदिवासियों की रियासतें थी, वो कबीलाई सरदारों की रियासतें थी। कितनी? 258। उसमें 7 सिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य है तो अलग है। भारत हम आदिवासियों की धरती पे बना है। भारत का निर्माण हम आदिवासियों के पुरखों की रक्त से बना है, क्योंकि हमारे पुरखों ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए। मोदी जी जब आए हैं अभी मानगढ़ धाम में, तो उन्होंने क्या यात्रा की? वनवासी यात्रा। हम वनवासी नहीं है, हम आदिवासी है। और हमारे पुरखे संविधान से पहले भी आदिवासी थे, आज भी आदिवासी है, और संविधान रहे या नहीं रहे फिर भी हम आदिवासी रहेंगे, क्योंकि हम संसार में सार्वभौमिक रूप में रहते हैं। हमारी लगभग, मैं बताना चाहूंगी, संसार के आदिवासियों के लगभग 5000 समुदाय, समाज और कबीले हैं, और उनकी 7000 भाषाएं और बोलियां हैं। और उपबोलियों पे जाओगे तो वो हजारों लाखों के रूप में मिलेंगे। भारत में भाषा सर्वेक्षण हुआ था, उसमें बताया गया कि 19,569 भाषाएं भारत में आज भी जिंदा है। पता है आप लोगों को? उसमें अधिकांश भाषाएं आदिवासियों की है। लेकिन आपको ना तो शिक्षण संस्थानों के बुद्धिजीवी बता पाते हैं, ना आप उस खोज तक पहुंच पाते हैं। यूएनओ ने बताया है कि संसार की लगभग 95% भाषाएं इस सदी के अंत में खत्म हो जाएगी। क्यों कहा है यूएनओ ने ऐसा? सोचिए थोड़ा। क्योंकि उन भाषाओं को ना तो बोला जा रहा है, उन भाषाओं में शिक्षा दी जा रही है, उन भाषाओं में ना लिखित कार्य हुआ है। जिन भाषाओं का उपयोग नहीं होता, बोला नहीं जाता या लेखन में नहीं लाया जाता, तो वो भाषा मर जाती है। इसीलिए यूएनओ ने बोला है कि हर 2 सप्ताह में एक भाषा मृत हो रही है, मर रही है या मारी जा रही है। मारी जा रही है या हत्या की जा रही है, ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि इस पे शासन प्रशासन या संबंधित समुदाय के जो वरिष्ठ लोग हैं वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि भाषा पे काम करना, अपने पुरखों को जानना, अपनी संस्कृति को जानना, अपनी जड़ों को जानना है, अपनी विरासत को खोजना है। उस विरासत को खोजने के लिए जो मेहनत करेगा वही उन भाषा को बचा पाएगा। जैसे मैं मीणा समुदाय से हूँ, तो मेरी भीली भाषा है, भील समुदाय की भीली भाषा है, संतालों की संताली है, गोंडों की गोंडी है। उसी तरीके से भारत में, मैंने बताया संसार में 12 भाषा परिवार है, तो भारत में 5 भाषा परिवार है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, अंडमानी निकोबारी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, भारतीय भाषा परिवार, और एक है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इन 5 भाषा परिवारों में आदिवासियों की 780 भाषाएं हैं। पता है आप लोगों को? 780 भाषाएं, जिनमें 700 भाषाओं पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और वो खतरा हमारे अस्तित्व और अस्मिता से टकराता है, क्योंकि जब हमारी भाषाएं खत्म हो जाएगी तो न तो हम उसमें बोल पाएंगे, न उसमें गा पाएंगे, न उसमें नाच पाएंगे, न हमारा, पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमारा इतिहास भी उसी में है, और ये सच है। क्योंकि जो इतिहास लिखा गया है वो आश्रय में रहने वाले चारणों और भाटों के द्वारा लिखा गया है, जो सच नहीं है, क्योंकि वो अपने राजाओं की प्रशंसा में लिखते थे। जैसे मैडम ने कहा कि जो सुरताल है
वो भील समाज में वैदिक सभ्यता से आए। तो मैं मैडम को बताना चाहूंगी कि मैडम भील और मीणा, गौंड, संथाल, असुर, उराव कई आदिवासी समुदाय संसार की सबसे विकसित सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता रहे हैं, जो 5 साल पहले आगे उन्हें बर्बाद की थी। उससे पहले भी बहुत मतलब नाम था इन सभ्यताओं का। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो चित्र लिपि है। उस लिपि को आचार्य मोतीराम कंगाली ने लगभग 20 साल पहले पढ़ लिया है। सैंधवी लिपिका गोंडी में उद्वाचन नाम से उस बुक का नाम है। बहुत सरल सहज शब्दावली में हिंदी में वो पुस्तक लिखी हुई है, लेकिन इन सभा में बैठे हुए कितने लोगों ने वो पुस्तक पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी। ये सब आज 2 हाथ आए। देखिए ये हमारी तीन, ये सच्चाई है कि हम अपना वजूद कितना जानते हैं। या हमारे शिक्षण संस्थान या हमारे जो बुद्धिजीवी है वो वास्तविक 20 साल पहले आ चुकी है वो पुस्तक। और मीणा समाज के लिए एक राम सिंह सेवरा जी, उन्होंने भी संदर्भ लिपि को पढ़ लिया है। इस मंच से बोलना और ये बताना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ कि जिस लिपि में जो अपने आप को शब्द या मुख्य धारा के या वरिष्ठ बुद्धिजीवी घोषित करता है, साबित करता है, वो कहते हैं कि अभी तक तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी ही नहीं गई। पढ़ी गई है वो उनसे पढ़ी जाएगी जिनके पुरखों ने लिखा है और उनके वंशज ही उनको पढ़ पाए। इसीलिए वो सभ्यता की लिपि को हमारे पुरखों ने पढ़कर उन पे लिखा भी है। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ भी है, लेकिन अब उन ग्रंथों तक आप लोगों को पहुंचना होगा। मैं बताना चाहूंगी कि मेरी भाषा जो है वो ये 5 भाषा परिवार जो मैंने बताए हैं, इन 5 भाषा परिवारों में एक भाषा परिवार और होना चाहिए, प्रोटो द्रविड़न परिवार। क्योंकि जो गोंडी भाषा है उसको द्रविड़ परिवार की भाषा का है। द्रविड़ परिवार में साउथ इंडिया की भाषाओं को शामिल किया गया, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम। इन भाषाओं में गोंडी भाषा के शब्द जाता है। तो सोचिए गोंडी भाषा के शब्द उन भाषाओं में क्यों जाता है और गोंडी भाषा में ही क्यों? और भील और मीन ये शब्द भी गोंडी भाषा के मूल शब्द है। भील और मीन जो मीणा का टोटम है, गंचीना धराड़ी है, वो भी गोंडी भाषा का शब्द है। मैं आचार्य मोतीराम कंगाली जी की वाइफ से मिली हूँ, चंद्रलेखा कंगाली जी से। उनसे मिलना एक तरह से पुरखों से साक्षात्कार करना या अपने वजूद से मिलना या अपने इतिहास को कंगालने जैसा रहा। उन्होंने बताया कि हमारा एक ही वंश है, सबका सब एक ही वंश से निकले थे, सिंधु सभ्यता से ही निकले थे, लेकिन सब अपने अपने एरिया में बैठ गए। जैसे जैसे लड़ाक आते गए तो मीणा समुदाय ने सबसे ज्यादा संघर्ष सहे, सबसे ज्यादा मार सही है, क्योंकि सबसे पहले आक्रमण इधर से हुए। लेकिन फिर भी हमारे पुरखों ने अपने वजूद को बचा रखा। सर ने बताया जैसे गौंड भी राजा रहे, भील भी राजा रहे, और भी समाज हमारे राजा रहे हैं। वो कबीलाई सरदार थे, अपने अपने एरिया में थे। जैसे मैं बताना चाहूंगी उदयपुर का नाम उदय खराड़ी के नाम से रखा गया। डूंगरपुर बांसवाड़ा का नाम डूंगरपुर का डूंगरिया भील के नाम से, बांसवाड़ा का बंसिया भील के नाम से, तो बूंदी बूंदा मीणा के नाम से, कोटा कोटिया भील के नाम से। और राजस्थान में ढूंढाड़ प्रदेश में जाओगे तो जयपुर में जोटवाड़ा, सोडाला, जामडोली, गेटो, जगतपुरा, ये मीणा शासकों के नाम पे हिदा मीणा, उनके नाम से एक मोरी को तोड़कर हिदा मीणा की मोरी बनाई गई है। ये ऐतिहासिक नायक रहे हैं बहुत बड़े बड़े, और मीणा समाज में नायिका भी रही है जिनका कहीं पर कोई जिक्र नहीं होता। उन्होंने मुगलों से लोहा लिया था, लाली मीणा और लुमेदी मीणा, जो देवरवाल गोत्र की थी। एक अभी मीणा का नाम कोटाबूंदी के आसपास की नायिका के रूप में, आपके प्रतापगढ़ में देवली मीणा का नाम है, लेकिन ये इतिहास से पन्नों से गायब है हमारा इतिहास। अब हमें ही लिखना होगा इस इतिहास को। बिल्कुल सभी का है, देवली भील है। हाँ, वो हमारे जो जाति प्रमाण पत्र बने हैं वो एरिया वाइज कहीं भील कर दिया, कहीं मीणा कर दिया, कहीं दोनों को मिला कहीं भील मीणा भी कर दिया, कहीं अलग से भील कर दिया, कहीं मीणा कर दिया। वो चलता रहता, लेकिन वो है एक ही कौम। संविधान में मिला होगा जाति प्रमाण पत्र, वो संविधानिक शब्द उस पे छोड़िए, अपन जिस सेमिनार में करते हैं। देवली मीणा नहीं है, देवली भील है। देवली भील है तो आदिवासी तो है ना, आदिवासी तो है ना, आदिवासी हो सकते हैं, लेकिन आप भीलों को मीणा नहीं कह सकते। भीलों को मीणा नहीं कहते। तो मैं कह रही हूँ नायक नायिका
महोदया ने जनजाति मंत्रालय के खुद अध्यक्ष ने उस पुस्तक का विमोचन किया है, जिसमें लगभग 52 नायक है। उन 52 नायिकाओं में 6 या 7 नायिका है, लेकिन कालीबाई कलजुआ का कहीं नाम नहीं है। अब क्या बोलोगे? कहीं नाम नहीं है। मुझे बड़ा दुख है, इसलिए मैं इस मंच से बोल रही हूँ। तो हमें अपवादों को छोड़कर सही चीजों को सही जगह पर पेश करना होगा, तभी हमारे ग्रुपों का इतिहास आ पाएगा। क्योंकि लोग वैसे ही बढ़ाने में लग रहे हैं। तो और सबसे बड़ा अस्मिता का सवाल है, और आदिवासी अस्मिता पे सबसे पहला प्रहार अब किया जा रहा है, वो सब तरफ से है। साम दाम दंड वेद। मैं मीणा समुदाय से, तो मेरी भाषा के कुछ उदाहरण आपको बताना चाहूंगी। जैसे आप बताते क्या, हम अणे का यूज ज्यादा करते हैं, अपभ्रंश भाषा या मतलब अणे में खाना पीना आना जाना सोना, इसलिए हम मीणा भी लगाते हैं। लेकिन जाति प्रमाण पत्र में मीना लिखा गया है, तो वो गलत नहीं है। हम मीणा ही बोलते तो मीणा ही लगाती हूँ, मीणा ही बोलती हूँ। और क्या पानी को पानी नहीं बोलते हो, खाने को खाने नहीं बोलते हो, बोलते हैं ना। तो जो लोकल बोली है या मूल बोली है उसमें और हिंदी भाषा की मानक भाषा में थोड़ा अंतर शब्दों का आ जाता है, लेकिन वो बड़ा अंतर नहीं है, वो दोनों समान है। अब ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों को, पूरे देश भर के आदिवासियों को, आपको जान के आश्चर्य होगा कि संसार के सबसे ज्यादा आदिवासी भारत में रहते हैं। संसार के सबसे ज्यादा आदिवासी भारत में रहते हैं। लगभग 18 करोड़ के आसपास आबादी है। 2011 की जनगणना में हम 10.5 करोड़ थे। 8.6% की आबादी 2011 की जनगणना में हम आदिवासियों की काउंट की गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से 2020-21 में नहीं हुई। तो ये 10 साल का जो गैप है, इसीलिए मैं लगभग 18 करोड़ के आसपास उस आबादी को बोल रही हूँ। तो ब्रिटिश सरकार ने हमें 1871 से लेकर 1941 तक हमें हमारी मूल पहचान दी थी, जो अन्य धर्मों से अलग थी। कभी अबोर्जाइन, कभी अबोर्जिनल, कभी एनिमिस्ट और कभी ट्राइबल रिलीजन, और लास्ट में 1941 में ट्राइब्स के नाम से हमें एक कॉलम कोड या जनगणना कॉलम कोड दिया था। उसमें हमारी अलग से गिनती होती। लेकिन संविधान बनने के बाद, देश आजाद होने के बाद हमें एसटी के रूप में दर्ज किया गया और हमारा कॉलम हटा दिया गया। मैडम ने एक विषय दिया था, आदिवासी धर्म बनाम हिंदू धर्म, वो उसी से संबंधित है कि ये मुद्दा अब वर्तमान में क्यों उठाया जा रहा है। वर्तमान में इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि आदिवासी किसी धर्म के ढांचे में नहीं है, वो आदि धर्मी है, धर्मों से पूर्वी है, सबसे प्राचीन है। और वर्णवादी व्यवस्था जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों से अलग है, इसीलिए हिंदू धर्म बना आदिवासी धर्म का मुद्दा उठाया जा रहा है। इसीलिए डिलिस्टिंग की बात की जा रही है, और इसीलिए वनवासी और भी बहुत सारे जनजाति नाम से प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जनजाति के बारे में बताना चाहूंगी, संविधान ने 1950 में ये पहचान दी है, लेकिन ये स्थायी पहचान नहीं है। गुजरात में राठवा समाज को बाहर कर दिया गया जनजाति से, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में प्रधान समाज के कुछ परिवारों को बाहर किया है, ऐसे गुजरात में हल्बी समाज को बाहर किया है। कारण था कि उन्होंने अपनी परंपरा, संस्कृति, मूल भाषा और पूर्वों की जो रीति रिवाज है उनको छोड़कर हिंदू संस्कृति को अपना लिया, उनके देवी देवताओं को अपना लिया। तो आप सोचिए आपका वजूद कहाँ बचा है। तो इसलिए आदिवासी जो है उसके नाम से आदिवासियों के लिए जनगणना कोड होना चाहिए, ताकि ये धर्मों का झगड़ा भी खत्म हो जाए, आदिवासियों की पहचान भी बची रहे, और उनकी मूल भाषा के साथ आप रिसर्च करेंगे, मूल संस्कृति के साथ करेंगे, तो उनके बड़े बुजुर्गों से मिलिए, उनके जानकारों से मिलिए, और उनकी भाषाओं में जो मूल शब्दावली है उन मूल शब्दावलियों को टटोलिए, ताकि आप बिल्कुल सही जानकारी तक पहुंच पाए। जैसे मीना, आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 भाषाओं के नाम जानते हैं, तो मीठी भाषा में बोलते हैं अगुड़ी, आथुड़ी, दूजी और लंका। अगुड़ी, आथुड़ी, दूजी और लंका। अब लंका श्रीलंका ये है, ये दक्षिण है। हमारे इधर उगमना आतमना द्रवलंका भी कहते हैं। हाँ, वो मिलते जुलते हैं, आपने उनके मिलते जुलते हैं। अब मेरी दादी बोलती है अगुड़ी आथुड़ी का धड़ी पहली सगड़ा को बोलो पड़ जो पाचन वालों कर जो आगे ना वर्ड दादी बोलती है। बड़े बुजुर्गों पर वो आएगी, मूल भाषा आएगी, क्योंकि उनका विकास एक ही जगह से है। ऐसे ही मैं बताना चाहूंगी, से कुछ गीत है, अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो। वो कल भी एक सत्र है मैडम,
सर एक तो सबसे लेट मुझे दिया गया समय, पहले भी मैं बैठी रही बिना बोले हुए, और मैडम ने इतने प्यार से बुलाया है, और मैं उसी समाज से हूँ, और जो संवेदनशील मुद्दा है उस मुद्दे पर सर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मैं एक महिला होकर उस मुद्दे पर बोल रही हूँ। पूरे समाज या पूरे राष्ट्रीय स्तर पे आदिवासी समाज के वजूद के लिए मैं बोल रही हूँ, और सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकांश लोग मुझसे परिचित हैं और खफा भी हैं। ये वजह तो आप लोग जानते हैं कि खफा होने की क्या वजह हो सकती है। देखिए कुछ गीत तो बता देती हूँ, सुना देती हूँ। अब हमारे जो पुरखे हैं प्रकृति के साथ, जीव जंतुओं के साथ, और हमारे अपने माता पिता को ही मतलब अपने आराध्य के रूप में मानते हैं। जैसे साधना मैडम ने कहा कि हमारे खेती करने से पहले हमारे पूर्वजों को पूछते हैं, तो पूर्वजों का एक चबूतरा होता है, उसको भूमिया या बेरू के रूप में माना जाता है, और उसी की आराधना से मैं अपने पूर्वों को याद करते हुए, पूरे आदिवासी समाज के पूर्वों को याद करते हुए वो एक छोटा सा गीत गाना चाहते हैं कि हमारे पूर्वों को किस तरीके से याद करते हैं। ओढ़े ओढ़े जंगल का जंदार, खबर तो या मारा पूरे खाके, ओढ़े ओढ़े जंगल का जंदार, खबर तो या मारा पूरे खाकी। और वो जंगल के जानवर को बोल रही है, किसी काल्पनिक देवी देवता को नहीं बोल रही है। इसको धोड़े कबूतर के रूप में भी कहा जाता है। ओढ़े ओढ़े रे मारा धोला रे कबूतर, खबर तो लिया मारा पितेरा की। ऐसे फिर वो जो पक्षी होता है वो पूछता है, वाको नाम न जानू वाको गाँव न जानू, कसी का सूरत थारा पूरे खाकी, कसी का सूरत थारा बोमिया की। तो कहती कालों को रंग से गुलाबियों को साफो, बड़ी बड़ी मूंछों की छे। अब वो पहनावे में सारा पता चल जाता है कि क्या है। उन्होंने गुलाबी पगड़ी धारण कर रखी है, थोड़ा सांवला कलर है, क्योंकि पहाड़ों को जब धुआं मिट्टी में आप काम करोगे तो वो सांवला कलर हो ही जाएगा आपका। अब हमारे समाज में जो शादी ब्याह होते हैं तो महिलाएं हमेशा कठिन कार्य करती, जंगल पहाड़ के आसपास रहती है, वीराने में भी आती जाती है, सारे काम खुद करते हैं। तो हमारे जो पहली बार दुल्हन आती है तो उसको बड़े बुजुर्ग थोड़ा बोलती है, क्या बोलती है सुनिए। धीरे चालिए सावरी चमके बेल बड़ा कार, चमके बेल बड़ा कार, भैंस रे तूड़ागी बेला पाड़ागी, धीरे चालिए सावरी चमके बेल बड़ा कार, चमके बेल बड़ा कार। अब शहरों में रहने वाले लोग खुद ही गाय बैल से डर जाएंगे, लेकिन गांव में रहने वाली दुल्हन से ये वहाँ गा रहे हैं ना, वो तो देहात में ग्राम में कहीं भी चले जाए, घेर चल जाती है तो लोगों में भी गाया जाता है। हाँ तो ये आप जो गा रहे हैं मूल जनजाति का ही गीत नहीं है। देहात में हम जाते हैं तो गांव में दूसरे में भी लोग गाते हैं, दूसरे में गाते हैं, लेकिन मूल जो प्राचीन बोलियां जो भाषा है बड़े बुजुर्गों की जनजाति की बात ही देहात में गाते हैं लोग, देहात में गाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में गाते हैं, और जहाँ ये जीवन बचा हुआ वहीं ये गाते हैं, सब जगह नहीं गाते। अब जैसे जो दुल्हन है, जैसे मान लो लड़का आ गया फिर उसको पसंद नहीं आया तो वे तोरण पैसे हट जाना मारे जजो ने जीजी को लाडा, तोरण पैसे हट जा मारे जजो ने जीजी को। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कह रही है ना तो मेरे जैसा मैंने मांगे तो इसलिए तू जीजी वाला आपने काम किया मैडम को यहाँ नहीं गाया जाता। वो जो आप जो कह रहे थे हाड़ोती वाला जो इलाका है उसमें गाया जाता है। ये ढूंढाड़ में गाया जाता काम में लेते, ढूंढाड़ में काम में लेते। ढूंढाड़ तो मैं ढूंढाड़ नहीं हूँ सर, मैं ढूंढाड़ नहीं हूँ, सारे देहात में वो गाए जाते हैं। तोरण मारे घर में धसको फेरा ले जाऊं लो, फेरा ले जाऊं लो, थोड़ा थोड़ा चावल जाने खार जाऊं लो, जाने खार जाऊं लो। अब ऐसे ये पुरुष ने गाया है, ऐसे पुरुष की विरह व्यवस्था, जैसे मैडम ने बताया था कि जैसे महिलाएं गाती है वैसे पुरुष भी गाते हैं। तो एक पुरुष शादी होकर मतलब बाहर कमाने के लिए चल गया, हमारे कमाने के सोर्स या तो खेती किसानी या खेती किसानी जहाँ पानी नहीं है तो फिर बाहर मजदूरी के लिए भी जाना पड़ता है। तो वो गया हुआ है तो याद कर रहा अपनी वाइफ को
इस तरीके से याद करें अभी। सो बरी कुंगाई जंतर फेराई रे शेर छुट्टी नगरी सरकार वाली घरानी एकली रे छे घरानी वाली एकली रे छे। अब ससुराल में जब बहू आती है तो सासू बोलती है तू तो बैल बैल आई च पाला भैंस न पानी रे पाला भैंस न पानी। अब ये मुख्य धारा में से काम नहीं मिलेंगे आपको, आदिवासी जीवन शैली में जरूर मिलेंगे। तो अगर आपको सही तरीके से रिसर्च करना है तो उन एरियो में जाना होगा, बड़े बुजुर्गों से मिलना होगा, उनकी जीवन शैलियों को जीना होगा, तभी आप रिसर्च कर पाएंगे। क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने सबने बताया कि आदिवासियों ने अब तक जो लिखा है वो गैर आदिवासियों ने लिखा है, और आदिवासी तो अब लिखने लगे, बोलने लगे, इसीलिए उनके वजूद पे बहुत ज्यादा संकट आने लगे हैं। तो उस संकट से बचाने के लिए आपको भी उनका सहयोग करना होगा। क्योंकि आदिवासी जो शब्द मैडम ने यूज किया उसके लिए मैं मैडम को सलाम करती हूँ कि मैडम आपने आदिवासी विषय को लेकर ही 26 विषय दिए सबको बोलने के लिए। मैंने बहुत सारे सेमिनार देखे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इतने वक्ताओं को ना तो बुलाया जाता है, खासतौर से आदिवासी समाज के, वहाँ शर्मा, पांडे, द्विवेदी, त्रिवेदी, चौबे यही बैठते हैं। आदिवासी समाज को वो वनवासी बोलते हैं या फिर जनजाति, आदिवासी शब्द तो कभी वो यूज ही नहीं करते। तो ऐसी ये एक सार्थक और बहुत महत्वपूर्ण संगोष्ठी है। इसके लिए मैं आप सभी सहयोगियों को और पूरे विश्वविद्यालय को और आने वाले सभी सुधीजनों को और पूर्व वक्ताओं को, वरिष्ठ वक्ताओं को, सभी को आभार और अभिनंदन के साथ जोहार करती हूँ। आप सभी की जय हो, जय जोहार। धन्यवाद मैडम। मैडम हम समझ सकते हैं, पहले भी कह चुका हूँ कि आदिवासी कल्चर और ये जो मैडम ने प्रक्रिया ये हम सभी के लिए भावना का विषय है, सिर्फ शोध का विषय नहीं है। तो इसी के साथ में मैं वक्ताओं से और श्रोताओं से सभी से निवेदन करता हूँ कि अपनी भावनाओं पे थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि हम 2 दिन साथी हैं, जिनके जो भी डाउट्स हैं हम आपस में चर्चा करके उन डाउट्स क्लियर करवा देंगे। अगले इस सत्र के अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ कोमल सिंह शर्मा सर को कि वे आए।